नमस्ते साथियों। भारत में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस, पूनम आदि की घटनाओं की भविष्यवाणी हजारों सालों से की जाती रही है। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसके पीछे की गणित क्या है, तो ये कैसे की जाती रही, बिना विज्ञान के, बिना गणित के संभव नहीं है। और नासा तो अब बताने लगा है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की तारीखें, परंतु यहाँ भारत में हजारों सालों से बताते आ रहे हैं। तो इसके पीछे का विज्ञान समझेंगे और गणित समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे होता है। ये तो सभी को पता है, परंतु ये घटनाएं होती हैं, ये निश्चित है और ये पता भी है सबको कि सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है। और अमावस और पूनम हमारे को ये भी पता है कि अमावस भी होती है, पूनम भी होती है। पूनम में पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है और अमावस में चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता। तो ये कैसे होता है? तो ये हमारे जो ज्योतिष के अंदर भोगांश और क्रांति और शर, ये तीन चीज़ें होती हैं मुख्य। बाकी तो और भी चीज़ें होती है, विश्वांश, दूरी और बिंदुमान, परंतु हम यहाँ तीन चीज़ें ही लेंगे जिससे हमारे को ये पता चलेगा कि पूर्ण चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे होता है और पूनम अमावस कैसे होती है। तो सबसे पहले तो हम भोगांश की बात करते हैं। भोगांश की जानकारी होती है। भोगांश एक्चुअली क्या होता है कि पृथ्वी जब सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा दी होती है तो एक चक्कर पूरा 360 डिग्री का हो जाता है। ये 365 से 1/4 दिन में होता है। और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो वो भी 27.5 दिन में एक चक्कर पूरा लगा लेता, वो भी 360 डिग्री घूम जाता है। तो जैसे ही एक दिन के अंदर जितना भोगांश शुरू में, जैसे पृथ्वी शुरू हुई हमारे 22 मार्च से, जिस टाइम मेष संक्रांति या माधव मास शुरू होता है, ये लगभग 21-22 मार्च के आसपास शुरू होता है। तो उस दिन वो माधव मास कहलाता है। और ये बता दूं उससे आगे बढ़ने से पहले कि हमारे यहाँ सूर्य मास भी होते हैं, चंद्रमास ही नहीं होते। हमारे को सिर्फ चंद्रमास की जानकारी है, पौष मास, फागुन, चैत, बैसाख, परंतु सूर्य मास की जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हमारे को सूर्य मास की जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। तो बिना सूर्य मास के हम कुछ जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि सूर्य मास भी पूरा 365 से 1/4 दिन का यहाँ होता है, जो कि माधव मास से शुरू होता है। वैसे तो शुरू करो तो 22 मार्च के हिसाब से, परंतु हम मधु मास से शुरू करते हैं, जो मीन संक्रांति से शुरू होता है। तो मीन से मधु, माधव और शुक्र शुचि, नभ नभस्य, ईश ऊर्ज, सहस सहस्य और तपस तपस्य, ये 12 मास होते हैं। जैसे कि इसी को संक्रांति के रूप में भी देख सकते हैं हम। मेष माधव मास से शुरू करें तो माधव का मेष से शुरू कर सकते हैं, इसको संक्रांति से भी, ये 22 मार्च के आसपास, 21-22 मार्च के आसपास संक्रांति शुरू होती है। तो उस टाइम वो 0 डिग्री पे होता है सूरज। हम मतलब पृथ्वी 0 डिग्री पे होती है और फिर 0 डिग्री से एक दिन जैसे जैसे आगे बढ़ती है पृथ्वी, उसके बाद एक दिन के अंदर का लगभग 1 डिग्री के आसपास घूम जाता है, पृथ्वी आगे बढ़ जाती है। तो कभी आगे कभी पीछे 1 डिग्री से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है। जैसे पृथ्वी क्या है कि सूरज के नज़दीक से गुजरती है तो वहाँ वो 30 दिन के ही होते हैं पूरे 1 महीना, और वहाँ लगभग 1 डिग्री जो है, 1 डिग्री से कुछ ज़्यादा भोगांश होता है 1 दिन का। और जैसे जैसे पृथ्वी सूरज से ज़्यादा दूर से गुजरती है, क्योंकि पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ में चक्कर काटती है। तो इलिप्टिकल पाथ में इलिप्टिकल के 2 सेंटर होते हैं, एक सेंटर पे सूरज होता है और दूसरे सेंटर पे सेंटर ऑफ मास ऑफ सोलर सिस्टम कह सकते हैं। तो उधर जब पृथ्वी सूरज के नज़दीक से निकलती है तब वो 24 घंटे के अंदर 1 डिग्री से ज़्यादा कवर करती है। और जैसे जैसे पृथ्वी सूरज से ज़्यादा दूरी से गुजरती है तो उस टाइम एक जो है 24 घंटे में 1 डिग्री से कम कवर कर पाती है। तो ये हम सारा देखेंगे कि कैसे कैसे ये भोगांश होता है। भोगांश के बारे में मैंने थोड़ी सी हल्की सी जानकारी दी, भोगांश को हम समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको हम कैसे भविष्यवाणी करते हैं ये समझाएंगे। तो चंद्रमा का भोगांश और सूर्य का भोगांश, तो मैंने बताया ना कि एक दिन में 1 डिग्री, तो
2 दिन में 2 डिग्री समथिंग या 2 डिग्री हो जाएगा, 3 दिन में 3 डिग्री हो जाएगा, ये होगा सूर्य का भोगांश। और पृथ्वी का भोगांश कैसे हो, सॉरी चंद्रमा का भोगांश कैसे होगा, तो सूर्य का भोगांश, पृथ्वी का भोगांश मतलब सूर्य का भोगांश, क्योंकि सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है, एक ही बात है, क्योंकि सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी घूम रही है। और अगर हम सूर्य को स्थिर मान लें तो सूर्य को मान लेंगे कि सूर्य का भोगांश होगा, तो वो पूरा 360 डिग्री का अलग हो गया। अब चंद्रमा का भोगांश क्या होगा, चंद्रमा का भोगांश होता है 27.5 दिन में एक चक्कर पूरा काट लेती है। तो 27.5 दिन में जब एक चक्कर पूरा काट लेती है पृथ्वी, तो एक दिन के अंदर लगभग 13.5-14 डिग्री का भोगांश होता है। तो 2 दिन में 26 डिग्री का, 3 दिन में 39 डिग्री का, ऐसे भोगांश या 40-41 डिग्री का हो जाता है, तो उसको कहते हैं भोगांश। जैसे पृथ्वी चारों तरफ घूमगी, यहाँ से शुरू होके, ये मैंने पृथ्वी का पाथ बता रखा है, पृथ्वी का पाथ ये है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ इस तरीके से चक्कर निकालता है और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ इस तरीके से चक्कर निकालती है। पृथ्वी चंद्रमा को साथ लेके घूमती है सूरज के चारों तरफ। तो पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा एक अलग सर्किल बनाता है और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ एक अलग चक्कर बनाती है। इन दोनों सर्किल में 5 डिग्री का अंतर होता है। अब मैं आपको भोगांश के बारे में बता चुका हूँ। अब मान लो भोगांश, अब जैसे मैंने एक यहाँ उदाहरण दिया है, ये सूर्य है, सूर्य का भोगांश मान लो 25 डिग्री है, तो और चंद्रमा का भोगांश यहाँ तो मैंने 205 बता रखा है, कई बारी 110 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, वो एक अलग बात है। जब 50 डिग्री होगा तो उसका भोगांश का अंतर करके हम 12 से भाग दे देंगे, वो आ जाती तिथि, उसके बाद उसको कहते हैं तिथि। परंतु यहाँ मैंने यहाँ पूर्णिमा का वो उदाहरण दे रखा है, तो 25 डिग्री, अब जैसे 25 डिग्री सूर्य का भोगांश है, चंद्रमा का भोगांश है 205 डिग्री, 205 में से 25 घटाएंगे तो 180 डिग्री बचेगा। 180 डिग्री मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, एक तरफ सूर्य है, एक तरफ चंद्रमा है। तो सूर्य की किरणें चंद्रमा पे पूर्ण रूप से पड़ती है और वो हमारे को पूर्णिमा दिखाई देती है, इस टाइम पूर्णिमा होती है। जैसे ये मेरे पास बॉल है, ये बॉल है, ये बॉल यहाँ से सूर्य की किरणें आ रही हैं। अब तुम यहाँ से सामने से यहाँ से देखोगे तो ये पूरा का पूरा ये चंद्रमा का तरफ का हिस्सा आधा का आधा पूरा रोशनी में नजर आएगा, ऊपर नीचे। यहाँ हो सकता है चंद्रमा यहाँ हो, थोड़ा सा यहाँ हो, क्योंकि अभी तो मैंने एक ही प्लेन में बता रखा है, परंतु चंद्रमा जब यहाँ होता था पृथ्वी पे बैठे लोगों को पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। तो ये मैंने आपको बताया कि चंद्रमा पूर्णिमा की बताई और यहाँ अमावस की बताई। कि मान लो एक और उदाहरण देता हूँ कि सूर्य का भोगांश है 130 डिग्री और चंद्रमा का भोगांश है 130 डिग्री, तो उस टाइम अमावस होगी, दोनों एक ही भोगांश पे हैं। तो अब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे होगा, हमारे को ये पता है कि सूर्य ग्रहण होता है अमावस के दिन और चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा के दिन। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ने लग जाती है पूर्णिमा के दिन, तो चंद्र ग्रहण होता है। और जैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है और सूर्य को थोड़ा ढक लेता है, तो उस टाइम सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण अब ये तो अमावस, परंतु हर अमावस को सूर्य ग्रहण नहीं होता और हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। तो उस टाइम इसमें क्या कंडीशन लागू होती है, फिर ये कंडीशन लागू होती है कि उनकी क्रांति एक ही होनी चाहिए। अब ये क्रांति क्या चीज़ होती है, भोगांश मैंने बता दिया। क्रांति के बारे में मैं अगर अलग से वीडियो बना के बताऊंगा। वैसे क्रांति होती है पृथ्वी के ऊपर जब सूर्य या चंद्रमा के परपेंडिकुलर, जिसके ऊपर बिल्कुल ऊपर से दिन के 12 बजे ऊपर होता है बिल्कुल, उसको कहते हैं क्रांति। क्रांति यहाँ जैसे मैंने बताई है, ये दिखा रखी है 20 डिग्री पे। अब पृथ्वी की किरणें यहाँ, ये इक्वेटर है, ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के ऊपर किरणें परपेंडिकुलर नहीं आ रही। परपेंडिकुलर कहाँ आ रही है, 20 डिग्री ऊपर की तरफ ऐसे परपेंडिकुलर आ रही है यूँ। तो इस टेंजेंट पे ये परपेंडिकुलर गिर रही है और कहीं परपेंडिकुलर नहीं है। तो ये जो 20 डिग्री पे इस टाइम ये 20 डिग्री इसकी क्रांति होगी। सूरज की क्रांति कितनी होगी, 20। इसी तरीके से चंद्रमा की क्रांति -20 होगी। ये -20 है क्योंकि ये +20 है, ये -20 है। तो -20 पूर्णिमा के दिन, जिस दिन दोनों की क्रांति एक की अपोजिट होगी, एक की पॉजिटिव होगी, और दोनों, तो तब यहाँ क्या बनेगा, चंद्र ग्रहण बन जाएगा। क्योंकि उस टाइम ही ये पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ रही होती है। हमेशा नहीं होता, हमेशा मैंने बताया ना कि हमेशा हर एक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उनकी क्रांति और शर भी एक चीज़ है।
क्योंकि शर क्या है कि जैसे पृथ्वी इस प्लेन में चक्कर काट रही है, जो ये सूरज है, मैंने सूरज दिखा रखा है, ये सूरज यहाँ छोटा सा, ये पूरा का पूरा गोल है, पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है। चंद्रमा पृथ्वी से काफ़ी छोटा है, तो यहाँ ये चंद्रमा बताया है, ये सूरज बताया है, ये पृथ्वी बताई है। तो ये जो चीज़ बताई है मैंने, अब पृथ्वी इस प्लेन में चक्कर काट रही है, परंतु चंद्रमा इसी प्लेन में नहीं चक्कर काटता, चंद्रमा इससे 5 डिग्री ऊपर नीचे होता है। मतलब जैसे ये इस प्लेन में चक्कर काट रही है तो चंद्रमा ऐसे चक्कर काटता था, यूँ ऊपरली तरफ ऐसे। तो ऐसी बीच में ऐसे पूनम अमावस आती है जिस दिन इनका शर 0 होता है। कई बार ऐसी पोजीशन आती है जिनके अंदर इनके बीच में जो एंगल होता है वो जो कॉमन हो जाता है, जो प्लेन होता है आपस में कटता होता है। और ये जैसे पूर्णिमा के दिन जब यहाँ -20 डिग्री इसकी क्रांति होती है और शर भी यहाँ 0 होता है, क्योंकि उसी प्लेन के अंदर आ जाता है चंद्रमा। जिस प्लेन के अंदर पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही होती है, उसी प्लेन के अंदर उस टाइम चंद्रमा रहता है। तो उस टाइम ये चंद्र ग्रहण होगा। और इधर से घूमते घूमते जब ये लगभग चंद्र ग्रहण के साथ साथ ही सूर्य ग्रहण आता है। और सूर्य ग्रहण कब आता है? जब यहाँ चंद्रमा पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य के बीच में आ जाता है। तो उस टाइम क्या होता है? उस टाइम जैसे अमावस कब आती है? जब दोनों की भोगांश एक ही हो, सूर्य का भोगांश और चंद्रमा का भोगांश एक ही होगा। जैसे यहाँ मैंने दिखा रखा है कि 130 डिग्री और 130 डिग्री, और यहाँ क्रांति भी लगभग एक ही होगी। कोई जरूरी नहीं, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, शर में भी थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, 1 मिनट में या 1 सेकंडों में कुछ। तो उस टाइम अगर पूरा का पूरा शर 0 है और एंगल 0 है बीच में और क्रांति बिल्कुल एक ही है, तो उस टाइम पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। अगर उसमें शर में थोड़ा डिफरेंस है और क्रांति में थोड़ा डिफरेंस है तो आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। तो ये दोस्तों मैंने बताया कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, उसकी तारीखें बताते हैं। तारीखें उसी हिसाब से फिक्स होता है, भोगांश का दिन फिक्स होता है सूर्य का। तो मैंने बताया था ना कि सूर्य मास भी होता है, तो सूर्य मास का भोगांश के हिसाब से दिन चलता है, जो सूर्य मास के गते के हिसाब से कहते हैं उसको। ये एकदम एग्जैक्ट जैसे जनवरी फरवरी मार्च का महीना होता है ना, वो तो फिर भी वैज्ञानिकता नहीं है, क्योंकि फरवरी कभी 28 का आ गया, कभी मार्च कभी 31 का चला गया, अप्रैल 30 का आ गया, ऐसा नहीं है। परंतु जब ये और जो हमारा सूर्य मास होता है, जैसे मैंने बताया, वो मास बिल्कुल एग्जैक्टली वैज्ञानिक हिसाब से चलते हैं। जब पृथ्वी सूरज के बिल्कुल नज़दीक से गुजरती है तो 30 दिन के महीने होते हैं, और पृथ्वी जब सूरज से थोड़ी दूर हट के चलती है इलिप्टिकल पाथ को अपनाते हुए, तो उस टाइम दूर हटती हुई चलती है, तब वो 31 दिन के हो जाते हैं। कभी वो ज़्यादातर महीने 1 महीने 31 दिन के होते हैं लगातार, और चौथे साल के अंदर छठा महीना भी 31 दिन का हो जाता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसी हिसाब से दिन, मतलब पूरी वैज्ञानिकता है। तो मैं आपको आगे इसमें समझाऊंगा कि कैसे भोगांश का चित्र बना के दिखाऊंगा कि कैसे शुरू होते हैं, महीने कैसे होते हैं, जैसे सूर्य मास के महीने कैसे होते हैं, चंद्रमास के महीने होते हैं, फिर तिथि कैसे बनती है, तिथि का हिसाब किताब बताऊंगा। फिर इसमें बताऊंगा दिवस कैसे होते हैं, दिवस भी 4 प्रकार के होते हैं, नक्षत्र दिवस और सौर दिवस, सावन दिवस और तिथि, ये दिवस होते हैं। जैसे दिवस में पूनम और ये अमावस उसी तिथि के हिसाब से ही आती है। तो ये चीज़ें बिल्कुल घटनाएं जो होती हैं, हमारा जीवन पे चंद्रमा का ज़्यादा प्रभाव होता है, इसलिए हम चंद्रमा को ज़्यादा महत्व देते हैं और चंद्रमास को ज़्यादा याद रखते हैं। परंतु सूर्य मास का भी उतना ही महत्व है जितना चंद्रमास का है। तो इसलिए चंद्रमास, हमारे को सूर्य मास को भी याद रखना चाहिए कि हमारे को पता चले कि हम कितने बड़े वैज्ञानिक थे, कितनी बड़ी हमारे को गणित की जानकारी थी। गणित की भी जानकारी में हमारे को ये इसके बारे में ये भी पता होना चाहिए कि दिन रात छोटे छोटे बड़े कैसे हो जाते हैं, दिन मतलब सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, इसके पीछे की गणित भी हमारे को आनी चाहिए कि मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा की, और बहुत साधारण भाषा में समझाऊंगा मैं कि उनका उपयोग कैसे किया गया। साइन थीटा के बारे में हम सोच नहीं सकते कि कब से चला आ रहा है, कि सूर्योदय कब होगा विषुवत रेखा से ऊपर नीचे जाने पे, और दिन छोटा बड़ा कैसे हो जाएगा, दिन सूर्य का उदय का समय क्या होगा, सूर्यास्त का समय क्या होगा, और तारीख कैसे बदलती है। हर एक जगह एक ही तारीख नहीं रहती, एक जगह कभी कभी चेंज भी हो जाती है तारीख एक जगह आगे भी चल रही होती है और कई जगह पीछे चल रही होती है। सूर्य कभी पूर्व में, कभी उत्तर पूर्व में और कभी दक्षिण पूर्व में उदय होता क्यों नजर आता है वर्ष के अलग अलग भागों में। तो ये बहुत सारी जानकारियाँ हमारे को मिलेगी, आगे देखते रहिए दोस्तों। इसके बारे में, इसके साथ साथ मैं गणित के बारे में बताऊँगा कि कैसे गणित के अंदर जैसे नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, शून्य का आविष्कार कैसे हुआ, नंबर सिस्टम का आविष्कार कैसे हुआ, ट्रेडिशनल नंबर सिस्टम का आविष्कार कैसे हुआ,
और जो नए नए नंबर सिस्टम कैसे बनाएंगे वो भी मैं इसके अंदर दिखाता रहूँगा। तो मैंने अभी ये थोड़ी बहुत जानकारी दी, तो इसको दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में बड़ी बड़ी रोचक जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे मिलेंगे और बड़ी रोचक जानकारियों के साथ।